जय हिंद। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं इंडिपेंडेंस डे स्पेशल लेक्चर। इंडिपेंडेंस डे के लिए हम लोगों ने स्पेशल लेक्चर स्पेशल शो लेके आए, जहां पे हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन को समझने। उसके बाद हम लोग जाएंगे इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी। इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी किस तरह से रहा है, किस तरह से इंडिया का न्यूक्लियर जर्नी इवॉल्व हुआ है, 1947 से लेके आज तक हम लोग किस तरह से इवॉल्व कर पाए न्यूक्लियर जर्नी के ऊपर, किस तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर अपना डेरा जमा लिया, किस तरह से हम लोग ने उसको कैप्चर करा और इंडियन न्यूक्लियर वेपन्स किस तरह से डेवलप हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन से और फ्यूजन को समझने में। इतना ज़्यादा डिटेल में आज नहीं घुसेंगे, डिटेल में तो हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में घुसेंगे, लेकिन अभी के लिए बस हल्का फुल्का तरीके से समझ लीजिए ताकि आज का लेक्चर समझ में आ जाए आप लोगों को। ठीक है, तो E इक्वल टू MC स्क्वायर से शुरू करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इक्वेशन, आइंस्टाइन का दिया हुआ, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द मोस्ट फेमस इक्वेशन और द मोस्ट नोन रिएक्शन इक्वेशन इज द मोस्ट डेंजरस इक्वेशन। ये मोस्ट फेमस इक्वेशन हो सकता है, सभी लोग इसको जान सकते हैं, लेकिन ये भैया है बहुत ही ज्यादा डेंजरस इक्वेशन। यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल, लेकिन ये अल्टीमेटली क्या बना दिया, ये अल्टीमेटली ये इक्वेशन बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को। ठीक है, ये अल्टीमेटली इस इक्वेशन से हम लोग को न्यूक्लियर वेपन्स मिल चुका है। तो इसको हम लोग समझेंगे, इसके बारे में स्टडी तो अच्छे से हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर में ही करेंगे, लेकिन आज हल्के फुल्के तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे प्रोसीड करते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा सा बॉल है जिसको आपने बनाया छोटे छोटे बॉल्स को मिलाकर, छोटे छोटे बॉल को मिलाकर आपने बड़ा सा बॉल बनाया और उसको अपनी एक जगह पे रखा, और आपने क्या करा, एक छोटे से बॉल के साथ या फिर छोटे से पत्थर के साथ अपने उस बड़े वाले बॉल को जिसको आपने बनाया छोटे छोटे बॉल को मिला के उसमें आपने स्ट्राइक कर दिया। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली वो बॉल बिखर जाएगा, वो बॉल टूट जाएगा। उसी बिखरने को, उसी टूटने को हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया? उसी टूटने को, उसी बिखरने को हम लोग क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, फ्यूजन प्रोसेस। और मान लीजिए आपके पास छोटे छोटे दो बॉल्स है, छोटे छोटे दो मार्बल्स है, इन दोनों को आपने चिपका के इतना जोर से आपने स्ट्राइक किया कि ये दोनों अल्टीमेटली किसी कारणवश ये टूट के एक बन गया। टूट के मतलब जुड़ के एक बन गया, कि दो मार्बल्स थे आपके पास और इसको इतना जोर से आपने स्ट्राइक किया कि अल्टीमेटली बन चुका है एक मार्बल, एक बड़ा सा मार्बल। ठीक है, दो चीजों को जोड़ के अगर आप एक चीज बना रहे हो, देखो इस प्रोसेस में जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के प्रोसेस को हम साइंटिफिकली बोलेंगे फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में हम लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया लगी गया, राइट? तो थोड़ा हम लोग इसमें ध्यान देते, थोड़ा हम लोग टेक्निकल टर्म्स में ध्यान देते, टेक्निकल टर्म्स में ध्यान देंगे तभी हम लोग को एटलीस्ट कुछ फायदा होगा। देखो एटलीस्ट कुछ फायदा होगा, हिस्ट्री को हम लोग पता करेंगे, उसमें से इंस्पिरेशन भी ले लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सीखने को मिले फिजिक्स तो मजा आएगा, राइट? तो चलो फ्यूजन के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो एक एलिमेंट बहुत ही फेमस है, और कई सारे एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट हम लोग को चाहिए होता है, क्योंकि देखो बड़ा चीज टूटेगा, बड़ा चीज टूट सकता है, छोटा छोटा बॉल लोगे तो उसको आप क्या ही तोड़ोगे, बड़ा बॉल होगा तभी आप तोड़ पाओगे उसको, राइट? तो हम लोग को न्यूक्लियर फ्यूजन में चाहिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट, और वो एलिमेंट होता है जनरली यूरेनियम। जनरली क्या होता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम हम लोग यूज करते हैं, और उसका मास नंबर होता है 235 और एटॉमिक नंबर होता है 92। ठीक है, और मैंने क्या बोला, बड़ा सा बॉल होगा, आप उसको किससे स्ट्राइक करोगे, छोटे से बॉल के साथ, और छोटा सा बॉल या फिर पत्थर क्या होता है इस केस में, एक न्यूट्रॉन। ठीक है, एक न्यूट्रॉन के साथ अपने बड़ा सा बॉल यानी यूरेनियम को हिट कर दिया। ठीक है, जो ऑलरेडी इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये बस किसी के लिए वेट करता रहा कि कोई मुझे आके स्ट्राइक करे, कोई मुझे आके एकदम थोड़ा सा स्ट्राइक कर दे, थोड़ा सा एनर्जी दे दे, ताकि मैं एकदम से बिखर जाऊं, ताकि मैं एकदम से टूट जाऊं। ठीक है, ताकि मैं एकदम से टूट जाऊं। और टूटता कैसे है, देखिए यूरेनियम 235 में जब भी आप एक न्यूट्रॉन से मारोगे तो वो अल्टीमेटली बन जाएगा यूरेनियम 236 फॉर स्प्लिट सेकेंड यानी फॉर मिली सेकेंड, इवन नैनो सेकेंड्स, वो हल्का फुल्का बन जाएगा 236। ठीक है, 236, और ये 236 कैसे बना उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे। चलिए आज के लेक्चर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आइडिया ले लेते हैं। वैसे 236 क्या है भैया, मास नंबर होता है, और मास नंबर होता है प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। और आपने क्या करा है, इसमें एक न्यूट्रॉन आपने ज्यादा दे दिया ना, तो न्यूट्रॉन नंबर +1 हो गया। तो पहले था अगर 235, था, अभी +1 कर दिया तो क्या बन गया, 236 बन गया ना, 236 बन गया। देखो 235 अनस्टेबल था, वो टूटना चाहता था, वो किसी के लिए वेट कर रहा था, अभी उसको मिल चुका है एक न्यूट्रॉन और वो बन चुका है 236। और वो तो भैया किसी के लिए नहीं रुकने वाला, वो अभी टूटना है तो टूटेगा, और वो टूटेगा किसमें भैया, क्रिप्टन और बेरियम।
क्रिप्टन और बेरियम में वो टूट जाएगा, ठीक है। क्रिप्टन और बेरियम इन दोनों में टूटेगा, साथ में आपका निकलने वाला है 3 न्यूट्रॉन्स, साथ में आपका निकलने वाला है 3 न्यूट्रॉन्स। भैया ये 3 न्यूट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा मजेदार खेल खिलाने वाला है, ठीक है। और इसको हम लोग एक बॉलीवुड मूवी का कंसेप्ट लगा के समझेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ये 3 न्यूट्रॉन्स को याद रखिए, इन दोनों को अभी के लिए भूल जाइए। हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के क्लास में जो लोग फिजिक्स ओरिएंटेड स्टूडेंट है उनको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए क्योंकि जनरल वीडियो है, आप इस 3 न्यूट्रॉन्स को याद रखिए, ठीक है। एक 3 न्यूट्रॉन्स को याद रखिए, मजा आएगा, ठीक है। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या खेल खिलाने वाले, ठीक। ये 3 न्यूट्रॉन्स क्या खेल खिलाने वाले। एक न्यूट्रॉन को आपने एक न्यूक्लियस के ऊपर मारा है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन को आपने क्या किया, एक न्यूक्लियस के ऊपर मारा है। और आप जब एक रिएक्शन करोगे, आप जब एक न्यूक्लियर वेपन बनाओगे, उसमें एक न्यूक्लियस तो भैया रखोगे नहीं। अब जब एक रिएक्टर में न्यूक्लियस, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर में एक न्यूक्लियस तो होता नहीं, वहां पे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस होंगे। उसी से बना होगा ना यूरेनियम पूरा का पूरा। यूरेनियम में तो बिलियंस ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है। हम लोगों ने बस एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक किया है, एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक किया, और रिजल्ट में हम लोग को मिला है 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन। तो सोचो अभी क्या हो सकता है। एक न्यूट्रॉन से हम लोगों ने अटैक किया एक पे, एक यूरेनियम पे। ये यूरेनियम है, गोला वाला यूरेनियम है, और ये बेसिकली शो कर रहा है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से हम लोग ने यूरेनियम पे अटैक किया, और ये बना दिया हम लोगों को 3 और न्यूट्रॉन स्पेशली बना दिया। अभी ये 3 और न्यूट्रॉन क्या करेगा पता है, उसमें तो बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। तो और वो न्यूक्लियस जाके लगेंगे, और वो न्यूट्रॉन्स जाके लगेंगे उन सब यूरेनियम न्यूक्लियस पे। बाकी सारे वो 3 न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, और 3 न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे। एक न्यूट्रॉन था तो एक के ऊपर अटैक किया, 3 होंगे तो 3 न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। और एक न्यूक्लियस से, एक यूरेनियम न्यूक्लियस से हम लोग को कितना न्यूट्रॉन मिला था भैया, 3 न्यूट्रॉन मिला था। तो एक न्यूट्रॉन जब और एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा तो कितना न्यूट्रॉन मिलेगा भैया, 3 और मिलेगा, राइट। 3 और मिलेगा, बहुत बढ़िया। ये न्यूट्रॉन देखिए, ये भी तो एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा है, तो ये भी अल्टीमेटली क्या करेगा, 3 और न्यूट्रॉन को छोड़ देगा, 3 और न्यूट्रॉन को छोड़ेगा। ये भी क्या करेगा, 3 और न्यूट्रॉन को छोड़ देगा। लो भैया, 3 न्यूट्रॉन के साथ, एक न्यूट्रॉन के साथ शुरू किया था, फिर 3 न्यूट्रॉन मिला, और अभी कितना बच चुका है, 3 9 न्यूट्रॉन्स मिल चुके हैं। अभी 9 न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, 9 और न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे, 9 और न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे ना। ये हर एक न्यूट्रॉन एक एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे। यूरेनियम न्यूक्लियस तो हम लोग के पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ है, तो अटैक तो कर ही सकते हैं। तो देखिए, और 3 बहुत बढ़िया, अटैक करने दो। तो और अगर हर एक न्यूक्लियस अभी हर एक न्यूट्रॉन अभी एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेंगे, तो और 3 न्यूक्लियस निकलने वाले, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलने वाले, सॉरी, और 3 न्यूट्रॉन्स निकलने वाले हर एक न्यूक्लियस से, राइट। और 3 हम लोगों को क्या मिलने वाला है भैया, न्यूट्रॉन्स। और वो लो बन चुका है आपके पास एक अनकंट्रोलेबल रिएक्शन। जब भी ये रिएक्शन हो रहा होगा, हर एक न्यूट्रॉन जब हर एक न्यूक्लियस के साथ टकराएगा, एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जिसको हम लोग पता कर सकते हैं E=mc²। और कैसे पता करेंगे, इसको हम लोग डेडिकेटेडली एक वीडियो बना देने वाले हैं जब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए E=mc² बेसिकली क्या समझाता है भैया, यहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ मास लॉस होगा इस रिएक्शन से, और उस मास के इक्विवेलेंट हम लोग को एक एनर्जी मिलने वाला है, ठीक है। और हर एक रिएक्शन से हम लोग को एक एनर्जी मिलने वाला है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलने वाला है, और वो बहुत बड़ा एनर्जी होता है, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा एनर्जी होता है। तो हर एक रिएक्शन होता है, हर एक रिएक्शन हो रहा है, हर एक न्यूट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा है तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रहा है, ठीक है। और ये मत सोचिए कि यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया तो रुक जाएगा, ये मतलब इतना अनस्टॉपेबल रिएक्शन हो जाएगा, मतलब आपको कंट्रोल करना पड़ेगा इसको बेसिकली, ठीक है। जब तक हर एक न्यूक्लियस के ऊपर हर एक न्यूट्रॉन अटैक नहीं कर लेता, तब तक ये रिएक्शन रुकने नहीं वाला है, ठीक है। ये रिएक्शन नहीं रुकने वाला है। इसलिए हम लोग जनरली जब लैब में या फिर रिएक्टर्स में, जहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिलता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, हम लोग अलग अलग तरीके से हम लोग उसको कंट्रोल करने के लिए रॉड्स वगैरह यूज करते हैं, ताकि ये रिएक्शन किसी तरह से हम लोग कंट्रोल कर पाए। वरना तो भैया हर जगह न्यूक्लियर वेपन्स मिलेगा आपको, ठीक है। हर जगह आपको ब्लास्ट होते हुए मिल जाएगा, हर जगह आपको फूटते हुए मिल जाएगा चीजें, ठीक है। तो ये बेसिकली हो रहा है। देखो, ये बेसिकली एक बॉलीवुड मूवी की तरह है। आप लोग याद कीजिए, कुछ सालों पहले, कई सालों पहले सलमान खान का एक मूवी निकला था, जय हो, ठीक है। वो मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें बेसिकली, हाँ जय हो था शायद वो मूवी, ठीक है, जिसमें वो बात करते हैं, बेसिकली मैं मूवी का नाम भूल रहा हूँ, तो जहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आप अगर कोई आपको मदद कर रहा है तो बेसिकली आप उसको थैंक यू मत कीजिए, ठीक है। आप उसके बदले क्या कीजिए, 3 लोगों का मदद कीजिए और उनको बोलिए वो थैंक यू ना बोले, और वो क्या करे, और वो आगे और 3 लोगों की मदद करे। तो वही तो हो रहा है बेसिकली।
एक न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, एक यूरेनियम न्यूक्लियस के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो इन रिटर्न में थैंक यू नहीं बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, मैं चलो ठीक है तुमने मुझे हेल्प किया, अनस्टेबल था मैं, तुमने मुझे टूटने में हेल्प किया, स्टेबल बन गया मैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, 3 लोगों को और हेल्प करने वाला, 3 और न्यूक्लियस के ऊपर हेल्प करने वाला हूं। तो चलो 3 और न्यूक्लियस के ऊपर हेल्प किया, और उन तीनों ने क्या किया, थैंक यू नहीं बोला, उन तीनों ने सलमान खान का बात माना और क्या करा कि उन तीनों ने और तीन न्यूट्रॉन्स छोड़ने लगे, और वो अल्टीमेटली बन गया क्या, एक बहुत बड़ा रिएक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली उस फिल्म का या फिर वो स्टेटमेंट का मतलब ही यही था कि अल्टीमेटली एक चेन बन जाए, अल्टीमेटली एक चेन बन जाए जहाँ पे एक दूसरे की मदद करे हर कोई। तो ये रिएक्शन बेसिकली वही करे। तो कौन कहता है कि बॉलीवुड में साइंस के ऊपर फिल्म नहीं बनता, बॉलीवुड में मतलब लॉजिक के बाहर फिल्म बनता है। देखो सलमान खान ने इतना आसान, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा रिएक्शन, इतना मतलब इतना सिंपल तरीके से समझा दिया, और हम लोग को बोलो पता ही नहीं था। ठीक है, तो समझ गए ये मतलब ये रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली। तो हर एक रिएक्शन जब हो रहा है, हर एक न्यूट्रॉन जब एक न्यूक्लियस के ऊपर टूट रहा है, हर एक न्यूक्लियस को जब वो तोड़ रहा है, तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है, और उसी एनर्जी से बनता है भैया न्यूक्लियर बॉम्ब्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग उस एनर्जी को यूज करते हैं, जिसकी वजह से घरों में बिजली आता है। लेकिन हाँ, अभी तक हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज करते हैं, फिर आपके घरों में जो बिजली आता है, वो बस हम लोग 3 से 4% ही, मतलब जितना हम लोग बिजली कंज्यूम करते हैं वो बस 3 से 4% ही हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग अभी तक एफिशिएंसी नहीं निकाल पाए। लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह में इसी रिएक्शन का फायदा उठाया जाता है कि आप लोग किसी तरह से मतलब अनस्टेबल यूरेनियम को आप लोग डिस्टर्ब कर दो एक न्यूट्रॉन के थ्रू, और वो क्या करेगा अल्टीमेटली एक मतलब अनस्टॉपेबल रिएक्शन बना देगा, जहाँ से हम लोग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा, जहाँ से ब्लास्ट टाइप का होगा, और अल्टीमेटली वो क्या करेगा, सबको धुआं धुआं कर देगा। ठीक है, समझ में आ गया ये रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, आसान था। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन में मैंने क्या बोला भैया, 2 चीजों को जोड़ना है, 2 चीजों को क्या करना है, जोड़ना है हम लोग को। 2 बॉल्स है आप लोगों के पास, इन दोनों को जोड़ दो, बन गया एक बॉल। उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। तो चलो फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, फ्यूजन प्रोसेस को हम लोग समझते हैं कि 2 चीजों को जोड़ना है, और हम लोग साइंटिफिकली क्या जोड़ेंगे, बॉल्स को थोड़ी ना जोड़ेंगे। साइंटिफिकली हम लोग देखो छोटे छोटी चीजों को जोड़ सकते हो, बड़े बड़ी चीजों को नहीं जोड़ने वाले, छोटी चीजों को जोड़ो। जब हम लोग फ्यूजन के बारे में बात करते थे, बड़ी चीजों के बारे में बात करते थे कि बड़ा चीज टूटेगा, छोटे चीज बनेंगे। और फ्यूजन में क्योंकि 2 चीजों को मिला रहे हो, 2 चीजों को फ्यूज कर रहे हो, तो छोटी चीजों को जोड़ो। छोटी चीज मतलब हाइड्रोजन को जोड़ो। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो खैर नहीं हुआ, ये बेसिकली ड्यूटेरियम बन गया, ड्यूटेरियम। ठीक है, बेसिकली क्योंकि इसका मास नंबर 2 है तो ये ड्यूटेरियम बन गया। ठीक है, तो बेसिकली हाइड्रोजन को जोड़ो, 2 हाइड्रोजन का आपने मतलब 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपने लिया, और उन दोनों को आपने स्मैश कर दिया एक दूसरे के साथ, और वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा, आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस बना देगा। आपके पास एक हीलियम न्यूक्लियस आ गया। लो, 2 हाइड्रोजन को आपने जोड़ा और आपके पास आ गया हीलियम। 2 हाइड्रोजन को आपने जोड़ा, आपके पास आ गया हीलियम। इसी रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग फ्यूजन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। रट्टा मत मारो इसको, बस आप लोग ऐसे याद रखो कि 2 लाइट चीजों को जोड़ना है तो हो जाएगा एक मतलब थोड़ा सा हैवी एलिमेंट आपको मिल जाएगा, जो कि है हीलियम। हाइड्रोजन तो हैवी ही है ना, हाइड्रोजन तो हैवी है, लेकिन जब हम लोग बड़ा चीज को तोड़ते हैं तो वो होता है आपका फ्यूजन प्रोसेस। तो फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में हम लोग को थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग को आइडिया लगने लग गया। ठीक, थोड़ा बहुत डिफरेंस हम लोग को समझ में आने लग गया। और ये रिएक्शन कहाँ पे यूज होता है बेसिकली, भैया सन देख रहे हो ना, स्टार्स देख लो, सन देख लो, हर एक केस में यही रिएक्शन चल रहा है। हम लोग के सन में, हम लोग का जो अपना स्टार है, हम लोग का जो सन है, उसके अंदर यही रिएक्शन हो रहा है कि उसकी कोर में हाइड्रोजन के, सन के अंदर जो एकदम सेंटर में यही रिएक्शन हो रहा है कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन बर्न हो रहा है। बेसिकली हम लोग जब भी हाइड्रोजन बर्न के बारे में बात करते हैं, इसी फ्यूजन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिल रहे हैं और बन रहा है हीलियम। तो हाइड्रोजन इज बर्निंग इनटू हीलियम जब भी हम लोग बोलते हैं, तो बेसिकली हाइड्रोजन इज फ्यूजिंग इनटू हीलियम, कि हर एक सेकेंड में, हर एक मिली सेकेंड में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस एक दूसरे का स्मैश हो रहे हैं और बन रहे हैं हीलियम। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग को लाइट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, और ये हम लोग बेसिकली हम लोग कहीं पे भी हम लोग ज्यादा यूज नहीं कर सकते, ना ही न्यूक्लियर रिएक्टर में। और हम लोग के पास वेपन्स है, फ्यूजन वेपन्स है, लेकिन बहुत कम है। फ्यूजन के मुकाबले हमेशा आपको फ्यूजन वेपन्स बहुत ही कम मिलेंगे, लेकिन फ्यूजन इज मच डेडलियर देन फ्यूजन। फ्यूजन इज मच डेडलियर देन फ्यूजन। पहले हम लोग बात करेंगे कि ये कम क्यों मिलता है भैया, ये फ्यूजन हम लोग कम क्यों क्रिएट कर सकते हैं। देखो पहले तो 2 चीजों को जोड़ना, देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, 2 न्यूक्लियस है, 2 पॉजिटिवली चार्ज है। 2 पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, आपको जब 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लाओगे, वो क्या करेगा, रिपेल करेगा ना। 2 पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, वो क्या करेगा भैया, रिपेल करेगा, वो एक दूसरे के साथ दूर जाने की कोशिश करेगा। दोनों को जोड़ने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा।
जो कि देना बहुत मुश्किल है, और उस स्टार्स वगैरह में बहुत ही आसानी से पॉसिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे भैया बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भैया बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर होता है। दूसरा तो वहाँ पे बहुत हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर होता है, हाई डेंसिटी भी होता है, समझने के लिए चलो लिख दो, हाई डेंसिटी भी होता है। ये सब आप कारण दोगे तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होंगे और अल्टीमेटली आपको एक बड़ा सा न्यूक्लियस जो कि हीलियम न्यूक्लियस होने वाला है वो मिलने वाला है। तो वो अर्थ में इतना ज्यादा आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, अर्थ में इतना ज्यादा आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसको क्रिएट करने के लिए अर्थ में आपको ऑलरेडी मान लो ये रिएक्शन क्रिएट करना है, तो ये सब क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, और वो क्राइटेरिया फॉलो करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हाई टेम्परेचर नहीं, छोटा मोटा 500 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस देने से नहीं होने वाला। उसको आपको ऑलमोस्ट 10⁻7 केल्विन के आसपास आपको टेम्परेचर देना होना है, जो कि आपको सन में पॉसिबल है। मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस होता है, मिलियंस ऑफ डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे सन में पॉसिबल होता है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल इतना आसानी से नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ गया। और फ्यूजन प्रोसेस इज मच पावरफुल देन फ्यूजन प्रोसेस, लेकिन हम लोग इसको यूज नहीं कर पाते जस्ट फॉर वन रीजन कि ये 3 क्राइटेरिया हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते कि हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ गया फ्यूजन और फ्यूजन के बीच में हम लोग को डिफरेंस, कि फ्यूजन क्या होता है, जब भी कोई बड़ा सा चीज टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो और वहां से हम लोग को एक बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब भी एक दो छोटे चीजों को हम लोग जोड़ते हैं और वहां से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, वहां से हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन को जोड़ो भैया, रिपल्सिव फोर्स को तोड़ रहे हो तो एक एनर्जी निकल जाएगा ना, एक एनर्जी निकल जाएगा बहुत बड़ा, तो उसी एनर्जी को हम लोग बेसिकली फ्यूजन एनर्जी बोलते हैं, और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में आ गया बात? चलो अभी एक सेकेंड के लिए आंखें बंद करो और जस्ट एक साउंड को सुनो, थोड़ा वॉल्यूम को कम कर दो, उसके बाद सीधा हम लोग आएंगे एक शो के साथ, एक लेक्चर के साथ, जो कि हम लोग का आज का स्पेशल है, ठीक है। चलो आंखें बंद करो और इस साउंड को एक सेकंड के लिए सुनो। 15 अगस्त 1947 हर एक हिंदुस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। करीब करीब 200 साल बाद पहली बार एक आजाद भारत के ऊपर सूरज की किरणें गिरे थे। न जाने इस आजादी के लिए कितने लोगों को लड़ाई करना पड़ा, कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों को अपना घर बार तक छोड़ना पड़ गया। ये आजादी हम लोग को भीख में नहीं मिला था, ये आजादी को हम लोग को छीनना पड़ा, तब जाके हम लोग आजाद हुए। और 15 अगस्त 1947 से लेकर आज तक हम लोग का एक ही थीम रहा है कि डेवलपमेंट के रास्ते चलना है और डेवलप करना है इस देश को उस स्तर तक जब तक हम लोग नंबर 1 ना पहुंचे। उसके बाद भी काम तो करते जाना है, ठीक है। हम लोग उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कई सेक्टर में हम लोग डेवलप कर पाए, कई सेक्टर में थोड़ा कम डेवलप कर पाए, लेकिन डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट होता जाएगा जब तक इस देश के हर एक व्यक्ति में एक चेतना रहेगा कि हम लोग को इस देश के लिए, अपने लिए, पहले तो अपने लिए, इस देश के लिए कुछ अच्छा करना है। भाई तुम भी देश का हिस्सा हो, हम भी देश का हिस्सा है, अपने लिए अच्छा करते रहिए, ये देश अपने आप बेहतर होता जाएगा। तो वही थॉट के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है। तो कई सेक्टर जैसे कि डेवलप हुए, एग्रीकल्चर कह लीजिए, साइंस सेक्टर कह लीजिए, एजुकेशन सेक्टर कह लीजिए। एजुकेशन सेक्टर थोड़ा लेस डेवलप हो रहा है, थोड़ा आराम से डेवलप हो रहा है, क्योंकि देखो एजुकेशन सोचना सिखाता है और कोई नहीं चाहता कि हम लोग सोचे, कोई भी नहीं चाहता ये हम लोग सोचे। लोग सोचना चालू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा कई लोगों को, तो इसलिए एजुकेशन सेक्टर थोड़ा स्लोली डेवलप हो रहा है। हालांकि काफी सारे चेंजेस हुए और आने वाले टाइम में काफी सारे चेंजेस होंगे, लेकिन साइंस सेक्टर कह लीजिए या तो एग्रीकल्चर सेक्टर कह लीजिए, कई सेक्टर्स, कोई भी सेक्टर नाम लो जहां पे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है। तो देखो 1947 15 अगस्त वो टाइम था जहां पे लोगों ने, दुनिया भर के पंडितों ने अपना अपना स्टेटमेंट दे दिया था कि ये देश सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10-15 साल ये सर्वाइव कर पाएगा, उसके बाद इसके अंदर सिविल वॉर हो जाएगा भैया, लोग अपने आप मर जाएंगे इसके अंदर, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ही नहीं बचा था उस टाइम पे, लोगों को लग रहा था क्योंकि हर एक रिसोर्सेस खत्म हो चुका था। ब्रिटिश लोगों ने सब कुछ खत्म करके हम लोग को एक खाली देश समा के दे दिया था, लेकिन वो गलत थे। हाँ, देश का रिसोर्सेस खत्म हो सकता है, लेकिन देश के हर एक व्यक्ति में एक हौसला था कि ये देश को आगे बढ़ा के लेके जाना है उस स्तर तक जहां तक हम लोग पहले थे। सोने का चिड़िया कहलाया जाता था ये भारत, तो वहां तक हम लोग को लेके जाना था। उसी अप्रोच के साथ ये देश आगे बढ़ पाया, वरना तो अगर अप्रोच नहीं होता, उन लोगों के में हौसला नहीं होता, ये देश आगे नहीं बढ़ पाता, ये देश आगे नहीं बढ़ पाता। हर एक सेक्टर में डेवलप हुआ है, तो हर एक सेक्टर में डेवलप हुआ है। हम लोग ऑब्वियसली हर एक सेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे साइंस सेक्टर के बारे में, स्पेशली न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि ये देश में न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से डेवलप हुआ है, और स्पेशली हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करेंगे कि इस देश में न्यूक्लियर वेपन्स किस तरह से इजाद हुआ और आज हम लोग कहां पे खड़े। तो 1947 एक ऐसा भारत था
जहां पे हम लोग के पास ऑलमोस्ट कुछ नहीं था, सिर्फ हौसला था कि कुछ नया करके दिखाना है। तो चलिए थोड़ा बैक स्टोरी से शुरू करते हैं और आज तक आते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया इन केस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने फ्यूजन और फ्यूजन समझाया उसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये फ्यूजन और फ्यूजन प्रोसेस इस प्रोसेस में काम आएगा। ये प्रोसेस आने वाला जो मैं बता रहा हूं उसमें आप लोगों को कई बार मैं फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में जिक्र करूंगा और आप लोगों को समझ में आना चाहिए, तभी आप लोगों को मजा आएगा। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। 1940s का टाइम था। दुनिया भर में एक बात बहुत ज्यादा चल रहा था कि न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात चल रहा था और दुनिया वालों ने ये एविडेंट तब देखा जब अमेरिकन्स ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 मेजर शहर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्बार्डमेंट कर दिया। पूरी दुनिया वालों को पता चला न्यूक्लियर वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, कि अगर कोई युद्ध में किसी ने न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया अपने डिफेंस के लिए या फिर अटैक ही करने के लिए, तो वो युद्ध नहीं बचने वाला, वो वार नहीं बचने वाला। किसी देश के ऊपर अटैक कर दिया तो वो देश नहीं बचने वाला, किसी राज्य के ऊपर अटैक कर दिया वो राज्य नहीं बचने वाला। तो ये बात पूरी दुनिया वालों को पता चल चुका था और इंडिया में बैठे हुए भी कई लोगों को ये पता चल चुका था। कई साइंटिस्ट थे जिनको ये बात बहुत ज्यादा क्लियर था कि इंडिया को भी न्यूक्लियर वेपन के ऊपर काम करना चाहिए। काम शुरू करो, रिसर्च शुरू करो, कभी ना कभी तो न्यूक्लियर वेपन बन ही जाएगा। तो वो लोग क्लियर थे कि इंडिया के डिफेंस सेक्टर को अगर संभालना है, इंडिया को अगर लॉन्ग टर्म तक डिफेंस सेक्टर को स्ट्रांग रखना है, तो न्यूक्लियर वेपन चाहिए ही चाहिए। तो उनमें से एक व्यक्ति थे डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी भी कहते हैं। तो उनको ये बात क्लियर था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन चाहिए। तो वो चले गए सीधा दिल्ली गवर्नमेंट के पास। देखो उस टाइम के साइंटिस्ट लोग वो सोच पाए जो उस टाइम गवर्नमेंट के लोग एग्री नहीं कर पा रहे थे या फिर सोच ही नहीं पा रहे थे कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए। इंडिया को न्यूक्लियर वेपन क्यों चाहिए, वो गवर्नमेंट के लोग एकदम समझ ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि देखो उस टाइम पे एक जो मतलब गवर्नमेंट के बीच में या फिर उस टाइम के जो लीडर्स के बीच में एक बात या फिर एक जो सेंटेंस घूम रहा था, नॉन वायलेंस इज द की, अहिंसा परम धर्म, जो कि बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है। अहिंसा परम धर्म सही है, लेकिन उस टाइम पे जो होमी जहांगीर बाबा का मेंटेलिटी था या फिर उनके माइंड में जो प्लानिंग था, वो गवर्नमेंट में बैठे हुए किसी भी लोग को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को वो समझ में नहीं आ रहा था कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन चाहिए नहीं चाहिए भैया। क्योंकि हम ही लोग दुनिया भर को बता रहे हैं कि नॉन वायलेंस इज द की, और एक तरफ हम ही लोग न्यूक्लियर वेपन के ऊपर रिसर्च करेंगे तो वो बात गलत हो जाएगा। तो जब भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करते थे गवर्नमेंट के सामने, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तुम ये चीज नहीं करोगे, हम लोग तुमको पैसा नहीं देने वाले, ना ही हम लोग तुमको फंड करेंगे, तुम लोग को फंड नहीं करेंगे ताकि तुम लोग ये रिसर्च नहीं शुरू कर पाओ। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से एकदम ना मिल गया। लेकिन होमी जहांगीर बाबा को जो करना था उनको वो करना ही था कि देश के लिए, मेरे देश के लिए ये जरूरी है न्यूक्लियर वेपन्स, और मुझे चाहिए ये न्यूक्लियर वेपन, मेरे देश को ये चाहिए कि डिफेंस सेक्टर को अगर बचाना है, डिफेंस सेक्टर को अगर आगे लेके जाना है, इंडिया को अगर आगे लेके जाना है और इंडिया को दुश्मनों से अगर बचाना है, तो न्यूक्लियर वेपन्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये बात आगे चल के गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया। लेकिन गवर्नमेंट ये उस टाइम पे अलाउ नहीं कर रहे थे, लेकिन वो थे ढीठ किस्म के आदमी, तो वो बार बार कन्विंस करते गए। तो अल्टीमेटली 1954 में होमी जहांगीर बाबा को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का डायरेक्टर बना दिया गया कि तुम जाके एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर तुम रिसर्च कर सकते हो, लेकिन उसमें एक लिमिटेशन लगा दिया कि तुम सिर्फ सिविलियन यूज के लिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में तुम रिसर्च करो, लेकिन तुम न्यूक्लियर वेपन्स को छुओगे तब नहीं, उसके रिसर्च के बारे में तुम पढ़ोगे तक नहीं, उसके रिसर्च के बारे में तुम कुछ सोचोगे तक नहीं। तो उस टाइम पे होमी जहांगीर बाबा को बस एक लाइसेंस चाहिए था कि मुझे किसी तरह से न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर रिसर्च करने का मौका मिल जाए। अभी किसी को क्या ही पता चलेगा कि न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से हम लोग, मतलब किस तरह से हम लोग रिसर्च कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम लोग बनाना शुरू कर दिए थे, उस टाइम पे रिसर्च करना था कि हम लोग इस तरह से डेवलप करने वाले। तो होमी जहांगीर बाबा ने बोला कि चलो ठीक है, मिला तो सही, एटलीस्ट मुझे ग्रांट तो मिल गया कि मैं रिसर्च शुरू कर सकता हूँ, चाहे मैं एनर्जी के लिए रिसर्च करता रहूँ ऊपर से दुनिया भर को दिखाने के लिए, लेकिन मैं चुपचाप अपने देश के लिए न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर भी रिसर्च करना चालू रखा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने चुपचाप अपने देश के लिए, अपने देश के रक्षा के लिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का रिसर्च चालू रखा। और ये बात ज्यादा टाइम नहीं लगा गवर्नमेंट को भी समझने के लिए कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन्स का सख्त जरूरत पड़ने वाला है। 1962 जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया, तो इंडिया को मेजर ड्रॉबैक मिल गया उस टाइम पे। मेजर मतलब ड्रॉबैक था डिफेंस सेक्टर उस टाइम पे।
हम लोग का डिफेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, नया नया इंडिपेंडेंस मिला था और हम लोग का मेंटेलिटी वही था कि अहिंसा परम धर्म। हम लोग को उसी स्लोगन के साथ आज़ादी मिला और इसी स्लोगन के साथ उस टाइम के लोगों के बीच में मेंटेलिटी था, उसी स्लोगन के साथ हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। लेकिन वो बात विफल हो गया जब 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया और हम लोग हार गए। इंडिया वॉज डिफीटेड इन द वॉर। देखो, अहिंसा परम धर्म बहुत सही है, पीस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीस तभी आएगा जब आपके पास पावर हो। पीस कम्स विथ पावर। पीस कोई मतलब हलवा नहीं है कि किसी को भी किसी के साथ भी घूमेगा। जब आप पावरफुल होगे तभी आपके आसपास शांति घूमेगा, आपके आसपास पीस रहेगा। आज के टाइम पे एज एन इंडिविजुअल अगर आप सोचो, अपने बारे में अगर सोचो, आपके लिए पैसा ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसके लाइफ में कभी पीस हो ही नहीं सकता। वो अगर ये सोच रहा है कि मेरे लाइफ में पैसा ना हो लेकिन पीस हो, शांति हो, नहीं हो पाएगा। कई लोग, कई बुद्धिजीवी लोग, या तो उसको मतलब पूरे मोह माया से ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इस सांसारिक जीवन में हो, आपके लिए पैसा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर पीस चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको पैसा मिला तो मतलब पावर मिला, तो ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा आ गया तो आपको दुनिया वालों को दबाना है, दुनिया वालों को सप्रेस करना है। नहीं, आपको पैसा इसलिए कमाना है, हम लोग को पैसा इसलिए कमाना है कि दुनिया वाले हम लोग को सप्रेस ना कर, कि कोई भी उठ के आके आपको कल मतलब आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। आपका जो एक सराउंडिंग बना हुआ है वो आपका सेम रहे, आपका शांतिपूर्ण रहे। उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको पावर चाहिए। तो पीस कम्स विथ पावर। तो उस टाइम पे लोगों को ये समझ में आने लगा कि 1962 के वार के बाद कि नहीं, हम लोग को अभी पावरफुल बनना है। अरे वही बात तो होमी जहांगीर बाबा पहले दिन से बोल रहे थे कि इंडिया को न्यूक्लियर वेपन चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम से न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर जोरों धोरों से काम चलना चालू हो गया। और 1964 में चाइना ने भी अपना पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया। तो उस टाइम से हम लोगों ने जोरों धोरों से एकदम जोर शोर से हम लोगों ने काम चालू कर दिया। लेकिन उस टाइम तक अमेरिकन ने और कुछ कमेटी मेंबर्स ने ये बात पूरा कंफर्म कर दिया कि आगे से कोई भी देश न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा, वरना हम लोग उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। ना तुम दुनिया भर से कोई लेन देन कर पाओगे, ना ही तुम लोग बिजनेस कर पाओगे। बेसिकली उस देश का इकोनॉमी एकदम तहस नहस हो जाएगा। तो इस तरह का उन्होंने रूल बना दिया। लेकिन हम लोगों ने काम चालू रखा और 1974 में 18 मई 1974, याद रखिएगा ये डेट, पोखरन रीजन में, राजस्थान के अंदर एक रीजन है पोखरन, जहां पे हम लोगों ने पहली बार सक्सेसफुली न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। काफी छुपा के किया था वो न्यूक्लियर टेस्ट, काफी मतलब एकदम शांति के साथ करा किया था, ताकि मतलब दुनिया भर के लोगों को ये पता ना चले, ताकि सैंक्शंस ना लग पाए। या कहा जाता है कि कई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ये बात पता नहीं था कि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले थे। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी की सरकार था जहां पे हम लोगों ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था और वो सक्सेसफुल था कई हद तक। लेकिन वो दिन देखने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा उस दिन तक जिंदा नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। लेकिन उन्होंने जो काम शुरू किया था वो दूसरे इंडियन साइंटिस्ट लोगों ने वो चालू रखा, और ये दिन था 1974 में पहली बार इंडिया के पास न्यूक्लियर टेस्ट कर पाई, पहली बार इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट कर पाई सक्सेसफुली। तो समझो बात को। तो उस टाइम पे दुनिया भर के लोगों को पता चला कि पहली बार हम लोगों ने टेस्ट किया और वो कई हद तक सक्सेसफुल भी रहा। तो दुनिया भर के लोगों ने सैंक्शंस लगाना चालू कर दिया, दुनिया भर के गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगाना चालू कर दिया भारत के ऊपर। लेकिन उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट का अप्रोच थोड़ा डिफेंसिव था, पहली बार कर रहे थे और नया नया उस टाइम पे देश था, तो डिफेंसिव अप्रोच था। उन्होंने बस ये बोल दिया, नहीं, हम लोग ने न्यूक्लियर वेपन को इसलिए टेस्ट नहीं किया ताकि हम लोग डिफेंसिवली उसको यूज कर पाए या फिर डिफेंस के लिए वो यूज कर पाए। हम लोग को बस एक्सपेरिमेंट करना था और वो हम लोगों ने कर दिया। तो इट वॉज जस्ट ए पीसफुल एक्सपेरिमेंट। ये कह के उस एक्सपेरिमेंट को या फिर उस जो मतलब ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन का नाम था, वो न्यूक्लियर ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। वो जो पोखरण में पहला ऑपरेशन था या फिर पहला न्यूक्लियर टेस्ट था, उसको दबा दिया गया और आगे जाके कई सालों तक न्यूक्लियर टेस्ट का नाम भी नहीं लिया गया इंडिया में। और अभी हम लोग समझेंगे कैसे दूसरी बार हम लोगों ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच न्यूक्लियर टेस्ट कर डाले 1998 में। उसको हम लोग समझेंगे इस सेक्शन के अंदर। तो पोखरण 1 हम लोग का सक्सेसफुल रहा काफी हद तक, लेकिन उसके बाद काफी सालों तक हम लोगों ने कोई भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि दुनिया भर के गवर्नमेंट से हम लोग के ऊपर प्रेशर आने लगा कि तुम लोग ये टेस्ट कैसे कर सकते हो, ये इलीगल है, तुम लोग नहीं करोगे। और गवर्नमेंट ने ये टेस्ट के ऊपर बैन लगा दिया, कुछ टाइम तक रोक लगा दिया। लेकिन 1980s का टाइम था जब हम लोग के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान में भी ये न्यूज आने लगा, पाकिस्तान से भी, कि वो लोग भी किसी जासूस के थ्रू या फिर किसी भी एजेंसी के थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि वहां पे 1980s के टाइम पे वो लोग भी भैया न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहे।
तो हम लोगों के लिए मैंडेटरी बन चुका था कि किसी भी स्तर पे, किसी भी कीमत पे हम लोगों को जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर फिर से हम लोग को टेस्ट करना चाहिए और हम लोग को न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर कब्जा बनाना चाहिए। इंडिया कांट बी एनी मोर ए डिफेंसिव टाइप ऑफ कंट्री। तो ये चीज उस टाइम पे गवर्नमेंट को समझ में आने लगा और उन्होंने तेजी से फिर से काम चालू कर दिया, तेजी से उन्होंने फिर से काम चालू कर दिया। लेकिन उस टाइम तक अमेरिकन ने और बाकी कुछ गवर्नमेंट में मिलकर एक सीटीबीटी नाम का एक ट्रीटी बना दिया, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी जो कि कहता था कि कोई भी देश आगे से न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर काम नहीं कर सकता, न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर या फिर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं टेस्ट कर सकता कोई भी देश। तो हम लोगों ने जो इतना साल काम किया 1980s के टाइम से लेकर 1994-95 तक, जब हम लोग का न्यूक्लियर वेपन्स रेडी थे ऑलमोस्ट टेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम लोग को ये पता चला कि सीटीबीटी के हिसाब से हम लोग तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो ऑलमोस्ट हर साइंटिस्ट का जो ड्रीम था, हम ऑलमोस्ट हर साइंटिस्ट का जो मतलब मेहनत था, वो चला गया कहाँ पे? वेन में। इट वेंट इन वेन, वो बेकार हो गया भैया। लेकिन 1998 में आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार, केंद्र में आता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार, और उनका तो ये इलेक्शन कैंपेन ही था। इलेक्शन कैंपेन में उनका ये मुद्दा ही था कि हम लोग को इंडिया में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करना है। उन्होंने ये कैंपेन ही बना दिया था। जो जैसे ही वो आए गवर्नमेंट में जैसे ही आए, तो उन्होंने पहला काम क्या किया? उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को और डॉक्टर आर चिदम्बरम को और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उन्होंने बुलाया और बोला कि भैया तुमको जो करना है करो, लेकिन जल्द से जल्द इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, न्यूक्लियर टेस्ट जितना जल्दी हो सके करो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लीडरशिप दे दिया गया और डॉक्टर आर चिदम्बरम को इस प्रोजेक्ट के लिए डायरेक्टर बना दिया गया। और 1988 की शुरुआत में अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार आया। 1998 के 11 मई में हम लोगों ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करे, पहली बार इतने सालों बाद। 1974 से लेकर 1998 इतने सालों के गैप के बाद फिर से हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करे, और इस बार एक हम लोग न्यूक्लियर वेपन नहीं फोड़ा, हम लोग एक नहीं, दो नहीं, तीन। 11 मई 1998, इस दिन को याद रखिएगा। इस दिन में हम लोगों ने 3 न्यूक्लियर वेपन्स को ब्लास्ट करे और सक्सेसफुली हम लोगों ने ये टेस्ट कंडक्ट करा। पोखरण में करा जा रहा था ये टेस्ट भी, लेकिन ये टेस्ट अपने आप में एक चैलेंजिंग था। देखो, हम लोग जब टेस्ट के लिए काम कर रहे थे तो अमेरिकन को किसी ना किसी तरह से ये भनक लग गया कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे पोखरण रीजन में। तो उन्होंने अपना सैटेलाइट को काम पे लगा दिया कि जाओ जाके देखो एरियल व्यू से कि वहां पे चल क्या रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो सैटेलाइट को उन्होंने काम पे लगा दिया। तो देखो, हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग जुगाड़ लगाना जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सैटेलाइट के रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम चालू किया कि इतना टाइम पे घूम के आएगा तो उस टाइम पे काम कर लो। रात को सैटेलाइट देख नहीं सकता तो रात को काम करो। जैसे दिन हुआ सब कुछ साफ, पैकअप, घर चले गए, राइट। तो उस टाइप का एटमॉस्फेयर बना के हम लोगों ने काम किया। और उतना ज्यादा स्ट्रगल के बाद 1998 11 मई को हम लोगों ने पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट करे सक्सेसफुली। लेकिन वो एक मतलब सीक्रेटिव तरीके से करा जा रहा था, मतलब कुछ ही हायर ऑफिशियल्स को पता था, इवन गवर्नमेंट में हर किसी को नहीं पता था, राइट। तो उस दिन में हम लोगों ने 3 न्यूक्लियर वेपन्स को अच्छे से फोड़ डाला, अच्छे से टेस्ट किया, सक्सेसफुल था एकदम 100%। तो मतलब जैसे अब एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन करके बोला कि देखो, एपीजे अब्दुल कलाम ने फोन किया, किसको किया? अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो देखो हम लोगों ने फोड़ डाला, ये टेस्ट कर डाला, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये टेस्ट हम लोगों ने चुपचाप किया ना, और 2 बॉम्ब फोड़ना, उन दोनों बॉम्ब को दिन में फोड़ दो, खुले आम फोड़ दो। दुनिया भर के लोगों को ये पता चलना चाहिए, इंडिया विल नॉट लॉन्गर बी ए टॉलरेटिव कंट्री, इंडिया विल नॉट लॉन्गर बी ए डिफेंसिव कंट्री। इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, ये दुनिया भर के लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो उसके वजह से हम लोगों ने 15 तारीख को भी हम लोगों ने 2 बॉम्ब सक्सेसफुली, 2 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स हम लोगों ने सक्सेसफुल टेस्ट करे। तो 5 टोटल टेस्टिंग हम लोगों ने किया, 5 के पास एकदम सुपर 200% सक्सेस। तो इस तरह से बना इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री, एक न्यूक्लियर वेपन पावर कंट्री हम लोग बन चुके थे। और लेकिन देखो, क्या हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स हमेशा यूज कर सकते हैं? नहीं। कि 2 देश के बीच में थोड़ा बहुत कुछ लड़ाई हुआ, क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं। देखो, इसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसी टाइम पे बोल दिया था कि नो फर्स्ट यूज, हम लोग कभी पहल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए। ये उसी टाइम पे बोल दिया गया, ये उसी टाइम पे बोल दिया गया था सरकार के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। आपको अगर वो वीडियो देखना है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी का फेमस स्पीच जो उन्होंने 11 मई को दिया था, करीब शाम के 5 बजे, कि न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में सक्सेसफुली कंडक्ट करेंगे और नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी रखा गया कि
हम लोग कभी भी मान लो दो हम लोग के साथ किसी भी देश का युद्ध हुआ, हम लोग पहले कभी यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर यूज करेगा हम लोग रुकने नहीं वाले, हम लोग भी यूज करेंगे, हम लोग भी यूज करने वाले। और दूसरा रखा गया कि कोई भी देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है और उनके साथ हम लोग का युद्ध हो गया तो हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स को कभी यूज नहीं करने वाले। देखो न्यूक्लियर वेपन, जैसे कि मैंने बोला, दो देश के बीच में अगर न्यूक्लियर वेपन यूज करा जा रहा है तो वार हो कुछ भी हो नहीं बचेगा। और एक कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं है और उसके ऊपर अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया तो भाई वार तो हटाओ, मतलब वन साइडेड हो गया ना चीज, तो वो नहीं चाहता। तो हम लोगों ने उस टाइप का पॉलिसी को अप्लाई किया और आशा कीजिए कि कभी भी यूज ना करना पड़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने पहले वो पास टेस्ट करे, बहुत सारे सैंक्शंस हम लोग के ऊपर लगा दिए गए, हम लोग के देश के ऊपर लगा दिया गया कि तुम ये कैसे कर सकते हो, सीटीबीटी का उल्लंघन है भैया। सीटीबीटी क्या बोलता था, हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने कर दिया। और इस बार हम लोग ने खुलेआम बोल दिया कि नहीं, पहली बार जो बोला गया था इट वाज अ पीसफुल एक्सपेरिमेंट, कि इसको हम लोग ने बस एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया, हम लोग डिफेंस में यूज नहीं करने वाले। इस बार हम लोग ने खुलेआम बोल दिया कि हम लोग इसको डिफेंस में यूज करेंगे, देश के डिफेंस में यूज करेंगे। तो इस बार हम लोग ने खुली चुनौती दुनिया भर को दे दिया, तो काफी सारे सैंक्शंस वगैरह हम लोग के ऊपर लग गए। अल्टीमेटली कुछ सालों बाद सैंक्शंस वगैरह हटा भी लिया गया, क्योंकि दुनिया भर के लोगों को या फिर अमेरिकन को पता चल गया कि अब भैया भारत हाथ से निकल चुका है, अब इसका मतलब इसको हम लोग पकड़ नहीं सकते, इसको हम लोग पकड़ के नहीं रख सकते। लेकिन देखो, क्या ये सैंक्शंस लगाना गलत है? क्या ये रोक लगाना गलत है? गलत तो बिल्कुल नहीं। देखो एग्जाम्पल ले लो, देखो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे, कभी भी वो होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जवाबदारी का काम है, वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। न्यूक्लियर वेपन बनाना तो ठीक है, लेकिन उसको संभाल पाना बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, जो कि हर एक देश नहीं कर सकता। हम लोग का देश कर सकता है, क्योंकि यहाँ का सिटीजन्स, यहाँ का गवर्नमेंट, यहाँ का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ के हम लोग का इकोनॉमी अच्छा है, तो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कंपेयर टू आवर नेबरिंग कंट्री, जो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनके पास है, तो वो दिक्कत वाला बात है। क्योंकि देखो उनका ना एजुकेशन अच्छा है, ना ही उनके पास इकोनॉमी है, और डेट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट हब। पाकिस्तान को टेररिस्ट हब कहा जाता है। उनके हर गली मोहल्ले में एक एक टेररिस्ट आपको मिल जाएगा। तो ऐसे देश के पास अगर न्यूक्लियर वेपन्स हुआ तो दिक्कत का बात है कि किसी दिन अगर वो देश कोलैप्स कर गया, क्योंकि उनके पास ना पैसा है, ना एजुकेशन है, ना कुछ है, अगर किसी दिन अगर वो देश कोलैप्स कर गया, तो अगर गलती से भी, खुदा ना खास्ता, किसी तरीके से अगर किसी भी गलत संगठन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन का एक्सेस मिल गया, तो भैया अरे उनको थोड़ी ना पता है न्यूक्लियर वेपन को यूज कैसे करना है, या फिर कैसे, मतलब उनका हार्म क्या हो सकता है। उनको लगेगा दिवाली का बॉम्ब है, बड़ा बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है, फोड़ दो जाके, तो वो दिक्कत वाला बात है। तो इसलिए सैंक्शंस लगाना सही है, सैंक्शंस लगाना सही है। लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग जैसे देश को कोई टेंशन नहीं है। हम लोग इकोनॉमी स्ट्रांग, हम लोग का इकोनॉमी स्ट्रांग है, हम लोग का एजुकेशन सेक्टर अच्छा है। तो मतलब देखो एजुकेशन इज मस्ट। कोई भी देश को अगर स्ट्रांग बनना है फाइनेंशियली या फिर किसी भी सेक्टर में, एजुकेशन इज मस्ट। एजुकेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखो कोई भी पढ़ा लिखा दिमाग होगा, जितने भी साइंटिस्ट लोगों के बारे में बात किया, जितना भी, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, चाहे शुरुआत में डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा हो, जितने भी साइंटिस्ट लोगों के बारे में हम लोगों ने बात किया, सभी लोग पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे। और कोई भी आदमी अगर पढ़ा लिखा होगा, किसी भी आदमी के अंदर चेतना जागा हुआ रहेगा, वो खुद के लिए भी सोचेगा, वो खुद से बढ़कर अपने देश के लिए सोचेगा। लेकिन कभी भी अगर पढ़ा लिखा आदमी नहीं होगा, वो चलो देश के बारे में क्या ही सोचेगा, खुद के बारे में फिक्र नहीं कर पाएगा अच्छे से, राइट। तो इसके वजह से हम लोग को कंट्रोल में रखना पड़ता है, कि मतलब पूरे दुनिया भर को ये कंट्रोल में रखना पड़ता है कि हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेस नहीं दे सकते, वरना बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा इन फ्यूचर। इंडिया के पास है और हम लोग को पता है कैसे उसको कंट्रोल करा जा सकता है, और इसलिए पढ़ा लिखा दिमाग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज कर पाए। कोई भी पढ़ा लिखा दिमाग अगर खुद के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है, खुद के देश के बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहा है, तो वो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बात गलत है कि वो पढ़ा लिखा है। तो इसलिए हम लोग इस स्तर पर पहुंच पाए, क्योंकि पहले दिन से हम लोगों ने ध्यान दिया है, पहले दिन से हम लोगों ने ध्यान दिया एजुकेशन के ऊपर, हम लोगों ने फूड के ऊपर ध्यान दिया, खाने के ऊपर, कि इस देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। लेकिन इतने साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, आज के टाइम पे बहुत हालत अच्छा है, लेकिन काफी लोग भूखा सोते रात को। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चीजों के ऊपर ध्यान दिया, इसलिए हम लोग आज कहां से कहां तक आ चुके, और बहुत आगे तक हम लोग का जर्नी चालू रहेगा।
तो ये बात तो सही है कि हम लोग को न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में, न्यूक्लियर पावर्स के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ पता चल चुका है। हम लोग को बहुत कुछ पता चल चुका है, हम लोग काफी एडवांस भी कर पाए, और हम लोगों ने जहां पे पोखरण 1 से लेके हम लोग अभी अग्नि 5 तक पहुंच चुके हैं। अग्नि 5 भैया बैलिस्टिक मिसाइल होता है, उसको किसी और एक दिन में कवर करने वाले कि मिसाइल्स वगैरह कैसे काम करते हैं, मिसाइल्स होता क्या है। तो उस जर्नी को कवर करने के लिए हम लोग को एडुकेशन का सहारा लेना पड़ा। हम लोग को एडुकेशन चाहिए था। एडुकेशन मजबूत होगा तो देश का नींव मजबूत होगा, देश का नींव मजबूत होगा तो देश के पास पैसा आएगा, देश के पास इकोनॉमी, देश का इकोनॉमी अच्छा होगा तो हर एक सेक्टर अच्छा हो ही जाएगा विद टाइम। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स का कहानी है, ये बहुत ही सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स या फिर डिफेंस के बारे में नहीं है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का कहानी है कि किसी भी देश के पास ये कोई हल्का फुल्का कॉमोडिटी नहीं है कि किसी भी देश के पास आपने ये दे दिया। देखो पाकिस्तान में ये दिक्कत देने वाला है कुछ दिन बाद, बता रहा हूं मैं, और ये मैं नहीं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये दिक्कत देने वाला है, ये समझ रहे हो। और हम लोग के पास है, इट्स इन पीसफुल कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है, शांति से रह रहा है न्यूक्लियर वेपन्स हम लोग के पास है। हम लोग को पता है कि इसके साथ क्या करना है। तो ये था न्यूक्लियर वेपन का जर्नी कि हम लोग कहां से कहां तक आ चुके हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। तो चलिए, ये जो 77th इंडिपेंडेंट डे है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरह से मनाएंगे, बहुत ही अच्छे तरह से मनाएंगे। और याद रखिए एक चीज कि फ्लैग होस्टिंग करा जाता है, और बहुत लोग मतलब छोटे छोटे फ्लैग, बच्चे या फिर मतलब काफी लोग छोटे छोटे फ्लैग खरीदते हैं उस दिन, और मतलब इंडिपेंडेंस डे खत्म हो जाता है उसके बाद रेस्पॉन्सिबल, काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, फ्लैग को इधर उधर फेंक देते हैं, छोटा छोटा पेपर फ्लैग हो, लेकिन उसको मत फेंका कीजिए। पहले तो मत फेंका कीजिए, उसको आराम से रख दीजिए घर में रेस्पेक्टफुली। अगर आपने कहीं भी देखा हुआ है कि कोई भी फ्लैग गिरा हुआ है, आप इमीडिएटली उसको उठाइए, उसको उठा के अपने पास रखिए। देखो फ्लैग है, देश का रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि देश के लिए, अपने फ्लैग के लिए हमेशा उसके लिए रेस्पेक्टफुल रहे। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि इस इंडिपेंडेंस डे को अच्छे से मनाइए, रेस्पेक्टफुली मनाइए, और हम लोग ने जो भी अचीवमेंट किया उसके ऊपर गर्व करने लायक बहुत सारे बातें हैं, उसके ऊपर गर्व कीजिए। हम लोग के देश को, हाँ सिर्फ गर्व नहीं करना है, हम लोग के देश को और बहुत आगे तक लेके जाना है। करेंटली जो गवर्नमेंट है वो भी काफी सारे काम करे, कोई भी गवर्नमेंट आए आने वाले टाइम में, काम तो उनको करना है, लेकिन बेसिकली काम करना है पब्लिक को, इसीलिए काम करना है हम लोगों को, ताकि ये देश आगे रह पाए। देखो गवर्नमेंट आता है, अपना कुछ मोटिव लेके आता है, अपना कुछ मोटिव होता है, हाँ उनका मोटिव होता है कि लोगों के थ्रू देश को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनका अपना एक पर्सनल एजेंडा होता है, अपना एक पर्सनल मोटिव होता है। लेकिन देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि देश को कैसे आगे लेके जाए। एज एन इंडिविजुअल मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ इस देश को आगे लेके जाने के। तो उसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए आज का लेक्चर ये खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में। हाँ, हर एक दिन एक स्पेशल शो तो नहीं हो पाएगा, अगले दिन हम लोग व्हाइट बोर्ड में फिर से मिलेंगे फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। हम लोग वेक्टर्स को कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।